हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं लाया हूँ संगम युग जैसे बिहार पुलिस, रेलवे के अलावा और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास के एक बहुत ही खास दौर की, संगम युग की। तो चलिए इन हाथ से बने नोट्स के जरिए इस पूरे युग को, इसकी साहित्यिक महानता से लेकर इसके समाज तक अच्छे से समझते हैं। तो हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले देखेंगे इसका परिचय और साहित्य, फिर 3 संगम और महाकाव्यों की बात करेंगे। उसके बाद शासन और समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था और व्यापार को समझेंगे, और आखिर में धर्म और दूसरे पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संगम युग था क्या, और इसकी पूरी नींव कैसे इसके साहित्य पर टिकी हुई थी। तो ये जो शब्द है संगम, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक परिषद या गोष्ठी, मतलब एक तरह की असेंबली। ये असल में तमिल कवियों और विद्वानों की एक मीटिंग हुआ करती थी, जिसे पांड्या राजाओं का पूरा सपोर्ट था। और सबसे मजेदार बात यह थी कि कोई भी रचना तब तक पब्लिश नहीं हो सकती थी जब तक उसे इस संगम से मंजूरी न मिल जाए। एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल था। और जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। संगम साहित्य का जो संग्रह है वो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला, मतलब पूरे 600 साल। सोचिए, 600 साल। इसीलिए इस दौर को तमिल साहित्य का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। संगम साहित्य को अगर हम देखें तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पत्तुपाट्टू, एत्तु तोकई और पदिनेल किल कणक्कू। लेकिन इन सब में एक ग्रंथ ऐसा है, तिरुकुरल, जो आज भी उतना ही जरूरी है। इसे लिखा था तिरुवल्लुवर ने, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो नैतिकता, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्यार, इन सब पर एक तरह की गाइड बुक है। इसके सिद्धांत आज भी साउथ इंडिया की सोसाइटी में बहुत मायने रखते हैं। तो साहित्य की बात तो हो गई। अब जरा उन महान सभाओं यानी तीनों संगमों और उस दौर के जो बड़े बड़े महाकाव्य थे, उनकी कहानी को और करीब से देखते हैं। माना जाता है कि कुल 3 संगम हुए थे। पहला संगम मदुरै में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका कोई भी ग्रंथ आज मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जगह समुद्र में डूब गई। दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम ने, और ये भी समुद्र में समा गया। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बचा, तोलकापियम, जो तमिल व्याकरण पर है। और फिर आया तीसरा संगम, जो उत्तरी मदुरै में हुआ। आज हमारे पास जो भी संगम साहित्य मौजूद है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा इसी तीसरे संगम की देन है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो संगम शब्द है ना, इसका इस्तेमाल सबसे पहले 7वीं सदी की शुरुआत में शैव संत नयनार ने किया था। मतलब ये पूरा साहित्य लिखे जाने के काफी बाद इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस दौर में 2 बहुत ही मशहूर महाकाव्य भी लिखे गए। पहला है शिलप्पदिकारम, जिसे इलंगो आदिगल ने लिखा। ये कोवलन और कन्नगी की एक प्रेम कहानी है। और दूसरा है मणिमेखलय, जिसे लिखा सितले सतनार ने। ये कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेखलय की कहानी है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस जमाने के समाज की एक झलक देती हैं। तो चलिए साहित्य से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संगम युग में राजकाज कैसे चलता था और वहां का समाज कैसा था। इस समय में 3 बड़े राजवंश थे, जिन्हें 3 ताजधारी राजा भी कहते थे। पूर्व में थे चोल, जिनका निशान था बाघ। पश्चिम में थे चेर, जिनका निशान था धनुष। और दक्षिण में थे पांड्या, जिनका निशान था मछली। बाघ, धनुष और मछली, चोल, चेर, पांड्या। इन्हीं राजाओं में एक चोल राजा हुए कारिकाल, जो बहुत मशहूर थे। पुराना रूरू नाम के ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने कावेरी नदी पर एक डैम बनवाया था और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी इंजीनियरिंग की बात रही होगी। अब अगर इनके शासन की बात करें तो वो भी काफी ऑर्गेनाइज था। राजा का जो दरबार होता था उसे मनरम कहते थे। जासूसों को उर्रार कहा जाता था। सरकार की कमाई के 2 मेन सोर्स थे, जमीन पर लगने वाला टैक्स, जिसे करे कहते थे, और कस्टम ड्यूटी, जिसे उल्गू कहते थे। और हां, सबसे बड़ी अदालत राजा की ही होती थी, उसी का फैसला आखिरी होता था।
தொல்காப்பிयम से हमें उस समय के समाज के बारे में भी पता चलता है। इसमें 4 मुख्य वर्गों का जिक्र है: ब्राह्मण, वेल्लालर यानी अमीर किसान, वैश्य यानी व्यापारी और शूद्र। और एक और मजेदार बात यह है कि उस जमाने में लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दोनों तरह की शादियां होती थीं। चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार की। आखिर ये राज्य इतने अमीर कैसे थे? इनकी दौलत का राज क्या था? तो देखिए, हर राज्य की अपनी एक खासियत थी। चोलों की दौलत का मुख्य सोर्स था उनका शानदार टेक्सटाइल उद्योग, मतलब कपड़े का बिजनेस। वहीं पांड्यों के पास कोरकई और शालियूर जैसे बंदरगाह थे, और कोरकई तो मोतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। और ये व्यापार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। अरिकामेडू, जो आज के पुडुचेरी के पास है, वो चोलों का एक बहुत बड़ा पोर्ट था। जब 1945 में वहां खुदाई हुई तो पता है क्या मिला? एक बहुत बड़ी रोमन बस्ती और मन के बनाने की फैक्ट्रियां। मतलब रोम के साथ सीधा व्यापार था। पेरिप्लस नाम की एक किताब में तो इसे पेडोके भी कहा गया है। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ग्रीक नाविक था, हिप्पोलस। उसने मॉनसूनी हवाओं के पैटर्न को खोज निकाला। इसका नतीजा ये हुआ कि अब बड़े बड़े जहाज अरब से सीधे खुले समंदर को पार करके आ सकते थे। इससे व्यापार में जैसे क्रांति ही आ गई। तो चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम देखेंगे कि संगम काल के लोगों का धर्म क्या था, वो क्या मानते थे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। तमिल लोगों के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे मुरुगन। बाद में इन्हीं की पहचान स्कंद, कार्तिकेय के रूप में हुई। निचले वर्ग की महिलाओं का जो स्टेटस था वो मुख्य रूप से खेती के काम से जुड़ा था। और एक और बात, उस समय अनंकु नाम की एक पवित्र या जादुई शक्ति में भी विश्वास किया जाता था। तो संगम युग के इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि इस प्राचीन दौर की ऐसी कौन सी विरासतें हैं जो आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति में, वहां की भाषा में और समाज में जिंदा हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।